नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। आज हम देखेंगे इसी के आगे राष्ट्रीय आय का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ा था। लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे आय के बारे में, आर्थिक एवं अनार्थिक गतिविधि के बारे में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और आधारभूत उद्योगों के बारे में हमने एक डिटेल स्टडी किया हुआ था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देखे हुए थे। साथ ही साथ हमने इन टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस का भी अध्ययन किया हुआ था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसे कैसे डील किया जाना चाहिए। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तृतीयक क्षेत्र क्या है, चतुर्थ क्षेत्र क्या है, पंचम क्षेत्र क्या है, इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे उत्पाद क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, क्या अंतर है, आय से इसका क्या जुड़ाव है। साथ ही साथ हम देखेंगे राष्ट्रीय आय में इन चीजों का क्या इस्तेमाल होता है और फिर हम देखेंगे उत्पादन के कारकों के बारे में। और एट द लास्ट हम फिर से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जितने भी टॉपिक हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी आपके लिए लेकर के आए हैं सीजीपीएससी प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2020। इस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 51 टेस्ट दिए जाते हैं। यह टेस्ट सीरीज 23 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो चुका है। यह टेस्ट सीरीज कुल 4 भागों में बटा हुआ है, आधारभूत, उच्च स्तर, संपूर्ण स्तर और मेगा टेस्ट में। यह टेस्ट सीरीज हम विगत 9 वर्षों से संचालित करते आ रहे हैं। इस साल भी कोरोना है, इसके बावजूद हमने अपनी परंपरा को बनाए रखा है और यह टेस्ट सीरीज लेकर आ गए आपके लिए। अब इसकी खास बात क्या है, हर साल हम कुछ ना कुछ नवाचार करते हैं। इस बार खास बात यह है कि टोटल जो 51 टेस्ट होंगे, इन सभी टेस्ट के हर एक क्वेश्चन का विश्लेषण आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले प्राप्त हों या जल्द से जल्द प्राप्त हों, इसके लिए आप बेल आइकन को अवश्य दबाएं। साथ ही साथ आप हमारे उड़ान के मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करना होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं तृतीयक क्षेत्र आर्थिक गतिविधि क्या होती है, ठीक है। चलिए अब हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है, ऐसी सभी आर्थिक गतिविधियां जिसमें कोई व्यक्ति या समूह अपनी कला, बौद्धिक क्षमता के उपयोग से कोई उत्पाद तैयार कर आय सृजित करता है, तो इसे तृतीय क्षेत्रक आर्थिक गतिविधि कहा जाता है। इसमें कुछ कीवर्ड है, ध्यान से देखिए। कला, बौद्धिक क्षमता, इसके इस्तेमाल से उत्पाद को तैयार कर आय का सृजन करना, ठीक है। देखिए यहां भी मेहनत होता है, यहां भी और भी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बल किस चीज पर रहेगा, कला और बौद्धिक क्षमता पर। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवा प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है, इसे भी हम आगे अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल हैं, ये भी दिया हुआ है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इनको आप पहचानते होंगे, इन्हें भी पहचानते होंगे और इन्हें भी पहचानते होंगे। ये सभी क्या है, फिल्म की दुनिया से जुड़े हुए। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं प्रभु देवा जी के बारे में। आप इनको कैसे जानते हैं? क्या इन्हें आप खेती के नाम से जानते हैं? क्या ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं? नहीं, ये क्या है, एक बहुत अच्छे डांसर है, ठीक है। इनकी प्रसिद्धि क्यों हुई है या ये आय प्राप्त क्यों कर रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? इन्हें एक कला आती है और वो कला कौन सी है, डांस की कला। इन्हें नाचना बहुत अच्छा आता है, इन्हें डांसिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, जाने जाते हैं और इनकी आय का एक जरिया भी वही है, ठीक है। तो इन्होंने किसका इस्तेमाल किया, अपनी डांसिंग की कला का इस्तेमाल किया, नृत्य कला का इस्तेमाल किया, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे देवेंद्र झांगड़े, यहाँ पर देख रहे होंगे एक और हीरो। ये क्या करते हैं, ये कैसे आय प्राप्त करते हैं, इनके पास कौन सी कला है? क्या इनको बहुत अच्छा खेती करना आता होगा, या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, या बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे? ऐसे तो आप नहीं जानते। आप जानते हैं इनके
कला की वजह से। तो कौन सी कला है इनके पास? इनके पास है अभिनय की कला। देखिए, जितने भी अगर CGPSC या UPSC या SSC लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी उन्होंने क्या किया है। छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी के बारे में अच्छे से जानते होंगे और उनके बारे में पूरा रट्टा भी मार के रखे होंगे, पढ़े भी होंगे, उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, उनका जीवन कैसा था, उनसे क्या सीखने को मिलता है, सारा कुछ आपने स्टडी किया होगा। लेकिन वो रट्टा रहा होगा, तो पढ़ा होगा आपने। लेकिन जब इसकी बायोपिक बनी पहली बार, तब आपने उस मूवी को जब देखा होगा तो आपके दिमाग में वो सारा का सारा चीज बैठ गया होगा। यही कला है। एक अभिनयकर्ता क्या करता है, उस व्यक्ति के जीवन चरित्र को आपके सामने प्रस्तुत करता है, उसको उसका अनुभव कराता है आपको, ताकि आप उसे बहुत गहराई तक समझ सके। ये एक कला है और इस कला के जरिए ही ये अपनी आय प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कोई वस्तुगत उत्पाद का जनरेशन नहीं होता है, यहाँ पर वस्तुगत उत्पाद आपको प्राप्त नहीं होता, ये सेवाएं हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, आपका अभिनय करते हैं और उसके बदले आय सृजित करते हैं। एक टीचर की बात करता हूँ। एक टीचर ये आय कैसे सृजित करते हैं? क्या ये खेतों में जाके काम कर रहे हैं? नहीं। क्या ये उद्योगों में जाके काम कर रहे हैं? नहीं। ये क्या कर रहे हैं, अपने समय पे या जब तैयारी कर रहे थे, एक समय पे इन्होंने किसी एक विशेष विषय पर एक महारत हासिल किया बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, नॉलेज लेना है तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, आप जाके पढ़ करके भी ज्ञान बटोर सकते हैं। लेकिन एक शिक्षक में और बुक में क्या अंतर है? एक शिक्षक वो होता है जो उस बुक को पढ़ करके एक विशेष ज्ञान अर्जित करता है किसी विशेष सब्जेक्ट में और उसे डिलीवर कर पाता है ताकि आप उसे आसान शब्दों में समझ सकें। ठीक है, तो ये शिक्षक ये क्या करते हैं, ये किस चीज का आय जनरेट करते हैं? ये अपने ज्ञान के बौद्धिक क्षमता की वजह से आय जनरेट कर पाते हैं या आय प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे हम देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आगे आने वाले समय में प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। तो प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद आप लोगों को या सरकार को क्या देंगे? अपनी सेवाएं देंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर कलेक्टर महोदय बैठ करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, उसके क्रियान्वयन पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, सेवा प्रदान कर रहे हैं। बैंकिंग क्या है, बैंक क्या देता है? बैंक भी तो सेवा प्रदाता है। किस प्रकार से सेवा प्रदान करता है बैंक? तो अगर एक किसान है जिसको खेती करना है और उसे पूंजी की कमी हो रही है, तो क्या करेगा? बैंक जाएगा। बैंक उसे क्या देता है? पूंजी उपलब्ध कराता है। अगर आप में से कुछ लोग होंगे जिनको फैक्ट्री स्थापित करनी है, तो आपको भी क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। ये पूंजी कौन उपलब्ध कराएगा आपको? बैंक उपलब्ध कराएगा। तो एक प्रकार से देखें तो यह क्षेत्र बहुत बड़ा है। तृतीय क्षेत्र से क्या कर रहा है? सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं चतुर्थ क्षेत्रक आर्थिक गतिविधि के बारे में। ठीक है, तृतीय क्षेत्र आर्थिक गतिविधि समझ में आया। अब देखते हैं चतुर्थ क्षेत्रक आर्थिक गतिविधि और पंचम क्षेत्रक आर्थिक गतिविधि क्या होता है। ध्यान से अगर देखें तो बहुत सारे बुक्स में कहा गया है कि चतुर्थ क्षेत्रक और पंचम क्षेत्रक होता है, लेकिन कहीं भी स्पेसिफिक ऐसा लिखा हुआ नहीं है। कई सारे बुक्स में दे दिया गया है, इसलिए अपन पढ़ लेते हैं। ऐसे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही है, उससे ही जुड़े हुए हैं। फिर भी कभी कभी पूछता है, इसलिए हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। चतुर्थ क्षेत्र आर्थिक गतिविधि, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वे आर्थिक गतिविधियां जो अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी हुई होती हैं, चतुर्थ क्षेत्र आर्थिक गतिविधि कहलाते हैं। तथा पंचम क्षेत्र क्या कह रहा है? वे सेवागत आर्थिक गतिविधियां जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, मतलब ऐसे पर्सन शामिल होंगे इसमें जिनके एक डिसीजन से अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, ऐसे लोग इसमें शामिल होते हैं। इसमें अनुसंधान और विकास के अंतर्गत ऐसे सेक्टर्स को रखा गया है जिनके किसी एक नए खोज से या नए रिसर्च से एक बड़ा बदलाव आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्षेत्रों को चतुर्थ और पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा तृतीय क्षेत्र आर्थिक गतिविधि क्या होता है, चतुर्थ क्षेत्र आर्थिक गतिविधि क्या होता है और पंचम क्षेत्र आर्थिक गतिविधि क्या होता है। हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी इनको समझा। अब मैंने आपको एक डेफिनेशन बताया था आय के बारे में, जिसमें मैंने कहा था कि आर्थिक गतिविधियों के सकारात्मक परिणाम स्वरूप जो उत्पाद प्राप्त होता है
उसका मौद्रिक मूल्यांकन क्या कहलाता है? आय कहलाता है। तो मैंने उसमें आर्थिक गतिविधि बताया, ठीक है, परिणाम भी बताया था, सकारात्मक परिणाम क्या होता है, साथ ही साथ हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी देख लिए, और उसमें एक टर्म था उत्पाद, जो मैंने कहा था कि आगे बताऊंगा। अब हम चर्चा करेंगे उत्पाद क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं उत्पाद क्या होता है और उत्पादन क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। चलिए, तो आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त प्रतिफल उत्पाद कहलाता है। आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जो हमें उत्पाद, जो हमें चीजें प्राप्त हो रही है, वो क्या है? उत्पाद। जैसे हमने देखा था कि रमेश ने गेहूं की खेती करी, अंत में उसको बहुत सारे गेहूं प्राप्त हुए, आलू की खेती करी, बहुत सारे आलू प्राप्त हुए, ये क्या है? उत्पाद है। तृतीय क्षेत्र में भी एक टीचर क्या करता है? पढ़ा रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं? अभी एक वीडियो तैयार कर रहा हूं। ये क्या है? प्रक्रिया है। जब वीडियो बन करके तैयार होगा तो क्या होगा? मेरे लिए एक उत्पाद होगा। चलिए हम देखते हैं, उत्पाद को ही अगर और डिफाइन किया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र से जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, वो कैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं? वस्तुगत उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे हमने देखा था, गेहूं प्राप्त हुआ, ब्रेड प्राप्त हुआ। लास्ट वाला लेक्चर जरूर देखें, आपको क्लियर होगा तो समझ में आएगा कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र से जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, वो कैसे उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं? वस्तुगत उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। वहीं अगर तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर सेवागत उत्पाद हमें प्राप्त होता है। जैसे जो मूवीज थी, छत्तीसगढ़िया फिल्मकार हमारे थे, साथियों ने जो मूवी बनाया, वो क्या है? सेवागत, मनोरंजन दे रहे हैं हमें। अगर आप किसी होटल में जाकर के ठहरते हैं तो वहां पर क्या मिलता है? आपको सेवा मिलता है। ये सेवा क्षेत्र है। तो उत्पाद कैसे कैसे हैं? अगर प्राथमिक क्षेत्र है तो वहां पर कैसा है? वस्तुगत। द्वितीयक क्षेत्र है तो यहां से कैसा उत्पाद प्राप्त होगा? वस्तुगत उत्पाद। वहीं तृतीयक क्षेत्र है तो यहां से कैसे उत्पाद प्राप्त होंगे? सेवागत उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जब हम आगे बढ़ेंगे और जब जीडीपी पढ़ेंगे तो वहां पर उत्पाद की बात आएगी, तो वहां पर हमें क्या समझना है? वस्तुएं एवं सेवाएं। अगर इन तीनों क्षेत्रों को मिला करके कहा जाए कैसे उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? वस्तुएं एवं सेवाएं, ठीक है। तो उत्पाद का तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ? वस्तु एवं सेवाओं से। अब नीचे एक लाइन लिखा है, उत्पाद बराबर आय। उत्पाद ही आय कैसे हो सकता है? इसे हम बहुत ध्यान से समझते हैं। याद करिए, जब सुरेश आलू की खेती कर रहा था, ठीक है, तो उसके पास उत्पाद के रूप में क्या आया था? आलू। अब आलू का जब हम मौद्रिक मूल्यांकन करेंगे तो वो हमें रुपए के फॉर्म में आएगा और हम क्या कहेंगे? उसको आय कहेंगे। अगर हम ना करें तो भी आलू क्या है? उसके लिए आय ही तो है। आज हम देख रहे हैं कि हम मुद्रा के हिसाब से या मुद्रा के फॉर्म में लेकर के उसे हम आय बना करके चल रहे हैं, लेकिन अगर हम पुराने पीढ़ी पे चलें, अगर बहुत पीछे जाएं, तो पहले वस्तु विनिमय हुआ करता था और वस्तु ही आय हुआ करती थी। तो उत्पाद ही क्या हुआ करता था? उस समय आय हुआ करता था, ठीक है। तो अगर सिर्फ उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन करने की वजह से वो क्या हो जा रहा है? रुपए के फॉर्म में हो रहा है और वो आय कहला रहा है, हम इसे उत्पाद को भी आय कह सकते हैं, ठीक है। अगर मॉनेटरी वैल्यूएशन ना हो तो उत्पाद ही क्या है? हमारे लिए आय कहलाता है। मौद्रिक मूल्यांकन अगर ना करें किसी वस्तु का तो भी वो क्या है? हमारे लिए आय ही तो है। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उत्पाद ही आय मान के चलना है आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब उत्पादन क्या है। उत्पाद हमने समझ लिया, तो अब समझते हैं उत्पादन क्या होता है। उत्पादन उत्पाद प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब बहुत देर से आलू आलू बोल रहा हूं मैं, आपके सामने स्क्रीन पे आलू आ गए, हम देख के टूट नहीं पड़ना, रेट ज्यादा है समझ रहा हूं, बस देखना है इसको। उत्पादन क्या है? उत्पाद प्राप्त करने की प्रक्रिया है। हम फिर से लेके चलते हैं किसके पास? रमेश के पास और सुरेश के पास। सुरेश क्या करना चाह रहा था? आलू का उत्पादन करना चाह रहा था। उत्पाद के रूप में वो आलू प्राप्त करना चाह रहा था। उसके लिए वो क्या करता है? जाकर के खेती करता है, आलू का बीज लगाता है, बहुत सारे खाद, बहुत सारे दवाइयां लेकर के आता है, तैयार करता है, छिड़कता है, फिर उसके बाद बहुत सारे लेबर लेकर के आता है और एक एक करके पूरा आलू जो है खेत से निकालता है। तो उसके पास क्या प्राप्त होता है? उत्पाद के रूप में आलू। लेकिन बीज को लगाने से लेकर के उत्पाद के प्राप्त होने तक का ये जो पूरा है प्रोसेस, ये क्या है? ये प्रक्रिया है और यही क्या कहलाता है? उत्पादन। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन में यही अंतर है। उत्पाद ये रहा और इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया
उत्पादन। आगे बढ़ते हैं और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए वीडियो, अभी जो आप वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं वो एक उत्पाद है, और मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसे, हमारे कैमरामैन भाई साहब उसको बैठ करके रिकॉर्ड कर रहे थे पूरा, हमारे एडिटर उसको एडिट कर रहे थे, और उसको जब कंप्लीट सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जब एक वीडियो बनाया गया, ठीक है, तो उत्पाद के रूप में तो वीडियो मिला, लेकिन उससे पहले का क्या था पूरा प्रोसेस, उसमें देखिए ये सारी चीजें शामिल होती हैं। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया। तो ये है उत्पादन, और बाद में जो आपको मिल रहा है ये क्या है, उत्पाद। ठीक है, एक मूवी की बात करते हैं। एक फिल्म जब आप देखने जाते हैं तो एक उत्पाद होता है जिससे उनको आय की प्राप्ति होती है, जो उसे बनाने वाले हैं उन्हें आय की प्राप्ति होती है, लेकिन जब वो बनने की प्रक्रिया में था क्या कहला रहा था, उत्पादन। ठीक है, तो उत्पाद और उत्पादन में बेसिक अंतर है जिसे आपको जानना जरूरी होगा। और जब भी कभी आंसर लिखें तो उस समय उत्पाद और उत्पादन को ध्यान में रख करके लिखें। क्या होता है, कई सारे लोग उत्पाद और उत्पादन को मिक्स करके लिख देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नंबर कम मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने समझा उत्पाद क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र क्या होता है, और आय क्या होता है। आय का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है। तो आय में ही आगे बढ़ते हैं कि प्रकार कौन कौन से हैं इसके। यहां पर देखिए लिखा होगा आय दो प्रकार के, एक है साधन आय, दूसरा है गैर साधन आय। एक नया चीज आ गया, ये साधन आय क्या होता है और गैर साधन आय क्या होता है। ठीक है, चलिए हम चर्चा करते हैं। यहां पर भी पहले देखते हैं साधन आय क्या होता है। तो उत्पादन के कारकों के मिलने से जो परिणाम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और उससे मिलने वाली आय को हम क्या कहेंगे, साधन आय कहेंगे। यहां पर एक वर्ड है उत्पादन के कारकों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कारक, किसी भी वस्तु का जब उत्पादन होता है, जब वो उत्पाद प्राप्त होता है, तो उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। जैसे ये वीडियो यदि आपको मिल रहा है तो इस वीडियो के उत्पाद से पहले इसकी बनने की प्रक्रिया में बहुत सारे लोग शामिल थे। जैसे मैं शामिल था, ये कुछ सामग्रियां शामिल थी, इतना बड़ा स्क्रीन आपके लिए था, ये कैमरा था, बहुत सारी लाइटिंग्स थी, कैमरामैन थे, फिर एडिटर थे, बहुत सारे लोग शामिल हुए। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इसके कारक है। ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे लोग शामिल थे, यही क्या कहलाएंगे, उत्पादन के कारक। जब इतने सारे लोगों के मिलने से एक उत्पाद तैयार होता है और उससे कोई आय का सृजन हो तो क्या कहलाएगा, साधन आय कहलाएगा। दूसरा क्या है, गैर साधन आय किसे कहेंगे, जहां पर उत्पादन के कारक शामिल नहीं होंगे और उससे यदि कोई आय प्राप्त होता है तो क्या कहलाएगा, गैर साधन आय कहलाएगा। अब ऐसे कौन से आय हैं जहां पे उत्पादन के कारक शामिल नहीं होते हैं। अभी उत्पादन के कारकों पे मैं चर्चा करूंगा थोड़ा सा आगे। फिलहाल ऐसे कौन कौन से आय हैं जहां पर हमें उत्पादन के कारक शामिल नहीं करने पड़ते। जैसे लॉटरी, जब आप लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, किस्मत साथ देता है और आपका लॉटरी लग जाता है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए का लग गया। मानने में क्या जाता है, बेरोजगारी का दौर चल रहा है, बहुत खुशी की बात है। मान लेते हैं 5 लाख रुपए का आपका लॉटरी लग गया। अब सरकार तो टैक्स लेगी। अब ये तो नहीं बोलोगे कि मेरी आय नहीं है, क्या है ये आय है, किस प्रकार का आय है, तो ये है गैर साधन आय। कोई गिफ्ट दे दिया, अब कोरोना काल में गिफ्ट का उम्मीद तो कम करें, लेकिन मान लेते हैं कि गिफ्ट मिल गया, 2-3 लाख रुपए मिल गए आपको गिफ्ट में, तो गिफ्ट भी आपकी क्या है, आय ही तो है, उस पर भी लेकिन आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। तो गिफ्ट हो या लॉटरी हो, ये कैसे आए हैं, गैर साधन आए हैं, यहां पर उत्पादन के कारकों का प्रयोग नहीं होता है। अब उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए उत्पादन के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन सी चीजें शामिल हैं इसमें, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता, इन चारों के मिलने से जब कोई उत्पाद तैयार होता है और उससे जब कोई आय का सृजन हो तो वो क्या कहलाता है, साधन आय। अब इन चारों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा अपने अगले लेक्चर में। तो हमने क्या देखा, साधन आय क्या होता है और गैर साधन आय क्या होता है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आज का पहला सवाल, खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, इनमें से कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र वस्तुगत उत्पाद प्रदान करते हैं,
लेकिन तृतीयक क्षेत्र क्या करते हैं? सेवागत उत्पाद का सृजन करते हैं, सेवा प्रदाता है, मैं आपको सेवा प्रदान कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तृतीयक क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक गतिविधियां खाली स्थान है। पहला विकल्प क्या कह रहा है? स्वतंत्र है। दूसरा कह रहा है परस्पर निर्भर। तीसरा क्या है? ए तथा बी दोनों। चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो है परस्पर निर्भर, कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन कैसे है? इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें कहा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र एक दूसरे के साथ परस्पर निर्भर है। कैसे निर्भर है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि मैं किसको लेता हूं? मिस्टर सुरेश को। चेहरा देखना चाहे तो दिखाई नहीं दे रहा है, छुपा हुआ है, बट हम सुरेश को ही लेंगे। सुरेश ने क्या किया? उसे आलू का उत्पादन करना था, लेकिन आलू के उत्पादन करने के लिए उसके पास जमीन तो है, लेकिन क्या नहीं है? पूंजी नहीं है। तो पूंजी प्राप्त करने के लिए वो कहाँ जाएगा? अब पहले के समय में जाते थे लोग साहूकारों के पास, व्यापारियों के पास, अभी भी कहीं कहीं पर जाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, मैं उसमें कभी बाद में चर्चा करूंगा। रूरल क्रेडिट, ग्रामीण साख, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी बस ये समझिए कि सुरेश कहाँ जा रहा है? ये जाएगा बैंक के पास। ये कहाँ गया? बैंक के पास। सुरेश गया बैंक, बैंक से लेकर के आया पैसे, और पैसे से उसने खरीदे बीज, खाद, दवाइयां, और इन सभी चीजों को लेकर के उसने क्या किया? इस पूरी प्रक्रिया का पालन किया, और लास्ट में क्या लेकर के आया? उत्पाद के रूप में ढेर सारे आलू। आलू का क्या करेगा इतना सारा? 20 कुंटल, 30 कुंटल आलू क्या करेगा इसका? घर में आलू भर देगा, सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेगा? उसको बेचना चाहता है। बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट। गांव से मार्केट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सड़क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, परिवहन और यातायात के थ्रू उसको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंकिंग, परिवहन, यातायात किससे जुड़ा हुआ है? तृतीय क्षेत्रक आर्थिक गतिविधि। तो सुरेश को अपने उत्पाद प्राप्त करने और इससे आय का सृजन करने के लिए तृतीय क्षेत्र के साथ संबद्ध होना पड़ा। अब ये बेचेगा कहाँ? आलू का खरीदार कौन होगा? तो हम दूसरा नाम ले लेते हैं, जिसका नाम है रमेश। आत्मनिर्भर बनना है रमेश को। रमेश क्या करता है? रमेश सोचता है कि क्यों ना मैं ये लेज और बाकी कंपनियों के जैसा ही मैं भी एक आलू का चिप्स बनाने का कारखाना खोल लेता हूं। तो चिप्स बनाने की फैक्ट्री डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक के पास। पैसा लेकर के आया, आलू चिप्स बनाना स्टार्ट करेगा। लेकिन आलू और चिप्स बनाने के लिए क्या करेगा? किसके पास जाएगा? सुरेश के पास जाएगा। सुरेश से क्या लेगा? आलू, ठीक है। तो रमेश ने क्या किया? सुरेश से आलू लिया और बैंक से पैसे लिए, और उसके बाद इसने क्या उत्पाद तैयार किया? इसने बहुत सारे चिप्स वगैरह तैयार किए और उसे मार्केट में बेचना स्टार्ट किया। तो ध्यान से अगर देखें तो प्राथमिक क्षेत्र सुरेश शो कर रहा है, द्वितीय क्षेत्र कौन शो कर रहा है? रमेश शो कर रहा है, और इन दोनों के साथ कौन जुड़ा हुआ है? बैंक, यातायात, परिवहन, बहुत सारी चीज। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे के साथ निर्भर है, एक दूसरे पर जुड़े हुए, एक दूसरे के साथ परस्पर निर्भर है, ठीक है, क्योंकि हर कदम पे इन्हें एक दूसरे की आवश्यकता है। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमने पहला क्वेश्चन क्लियर किया, दूसरा देख लिए, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें मैंने दिखाया कि किस प्रकार से तृतीय क्षेत्र के, या परिवहन की बात करूं, या यातायात की बात करूं, या बैंकिंग सुविधा की बात करूं, इन्होंने कैसे रमेश की मदद की और सुरेश की मदद की इन्हें उत्पाद प्राप्त करने में। तो इन्होंने क्या किया था? वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ देखिए सहयोग की भूमिका निभाते हैं या सेवा प्रदाता हैं। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है? राइट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। उतने देर से ही तो समझा रहा हूं, ठीक है। मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी राइट है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ए तथा बी दोनों ही सही है। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश करते हैं, और अगले लेक्चर में अब हम देखेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक
जिनमें 4 उत्पादन के कारकों पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा, और उसके बाद फिर हम देखेंगे राष्ट्रीय आय क्या होता है। आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, अगले लेक्चर में हम राष्ट्रीय आय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।